Hi friends, welcome back to this revision series of audit. Here today we are going to revise Essay 250, that is consideration of laws and regulations in an audit of financial statements. इसके पहले हमने Essay 240 रिवाइज किया था और अब 200 की सीरीज कंप्लीट करेंगे. सो कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इसमें ऑडिटर के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. इसमें ऑडिटर जो है ना वो एविडेंस ऑब्टेन करेगा, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द कंप्लायंस विथ प्रोविजंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस. मतलब क्या लॉ रेगुलेशन के साथ प्रॉपरली कंप्लाई किया जा रहा है कि इसका एविडेंस ऑब्टेन करेगा ऑडिटर. और जनरली जो रिकॉग्निशन है ना, रिकॉग्नाइज टू हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट. जिन लॉज एंड रेगुलेशन का मटेरियल अमाउंट्स और डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट होगा, डायरेक्ट इफेक्ट होगा, मेजरली उस केस में, उस चीज़ों में ऑडिटर एविडेंस ऑब्टेन करना चाहेगा. उसके बाद ऑडिटर जो है वो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा टू हेल्प to identify the instances of non-compliances with other law regulations जिनका may have a material effect on the financial statements. अगर ऑडिटर को ऐसा लगे कि इन लॉ रेगुलेशन के नॉन कंप्लायंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल इफेक्ट पड़ सकता है तो फिर उसमें क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है वो ऑडिटर डिटरमाइन करेगा. उसके बाद ऑडिटर क्या करेगा, पहले एविडेंस ऑब्टेन करेगा, ठीक है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा मटेरियल अमाउंट्स वगैरह पे. उसके बाद ऑडिटर जो है वो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा एंड देन रिस्पॉन्ड करेगा अप्रोप्रिएटली टू द नॉन कंप्लायंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस. मतलब जो नॉन कंप्लायंस हो चुकी है और हो सकती है. सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस मीन्स जो नॉन कंप्लायंस हो सकती है. मतलब फॉर एग्जांपल किसी एंटिटी के ऊपर किसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मान लो नोटिस आया हो या फिर रेड पड़ी हो, है ना, या फिर किसी एनवायरमेंटल बॉडी ने कुछ पोल्यूशन वो लोग कर रहे हो, है ना, उसके लिए कुछ अगर मान लो ऑडिट वगैरह करने आए हो. सो उन चीज़ों में ऐसा हो सकता है कि कोई उन्होंने लॉ रेगुलेशन के साथ नॉन कंप्लायंस की है. तो अगर ये आइडेंटिफाइड है ड्यूरिंग द ऑडिट तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है अप्रोप्रिएटली. दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर. ठीक है. अब सर मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. देखो आप लोगों को अगर याद होगा तो ऐसे 240 में हमने पढ़ा था कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉड को प्रिवेंट और डिटेक्ट करने की किसकी होती है, मैनेजमेंट की होती है. एंड उसके बाद फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ी थी. तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करना है, उसको एंटिटी में सबको ऐसे प्रोसीजर्स लगा के देने हैं, कोड ऑफ कंडक्ट डालना है कि सब वो लॉ रेगुलेशन को कंप्लाई करे. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजमेंट की रहेगी, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ठीक है. सो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की क्या रहेगी. इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट फॉर कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन, या फिर केस लॉज में भी पूछ सकता है. ठीक है. तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉनिटरिंग द लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड इंश्योरिंग दैट कि जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है दे आर डिजाइंड टू मीट दीज रिक्वायरमेंट्स. ये लीगल रिक्वायरमेंट्स को आपके जो भी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उसको मीट करे और आपको ये सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स को मॉनिटर भी करते रहना है. ठीक है. उसके बाद इंटरनल कंट्रोल लगाने हैं एंटिटी में ताकि अच्छे से सिस्टम सारे कंप्लाई करे लॉ रेगुलेशन के साथ. इंस्टीट्यूटिंग एंड ऑपरेटिंग द अप्रोप्रिएट सिस्टम्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल लगाने के बाद आप ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करो, पब्लिसाइज करो, उसको सिखाओ सबको एंड देन फॉलो करो सारे कोड ऑफ कंडक्ट को. एंड देन इंश्योर करो कि जो एम्प्लॉयज़ है उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जाए और ये इंश्योर किया जाए कि उनको ये जो भी कोड ऑफ कंडक्ट मैनेजमेंट ने लगाया है ये उनको समझ तो आ रहा है ना, कि खाली बस लगा दिया है और उनको कुछ समझता है नहीं, समझ नहीं आ रहा है कोड ऑफ कंडक्ट की क्या बनाया है, उसको प्रॉपरली उन लोग अच्छे से फॉलो भी नहीं कर रहे तो फिर कोई सेंस नहीं बनता. सो मैनेजमेंट हैज़ टू इंश्योर कि जो एम्प्लॉयज़ है दे आर प्रॉपरली ट्रेन्ड एंड अंडरस्टैंड दी कोड ऑफ कंडक्ट. आफ्टर दैट आपको कोड ऑफ कंडक्ट लगाने के बाद, ये समझने के बाद कि हाँ एम्प्लॉय को समझ आ रहा है, फिर आप क्या करोगे, मॉनिटर करोगे कि क्या सब लोग कंप्लाई कर रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट के साथ एंड एक्टिंग अप्रोप्रिएटली टू डिसिप्लिन एम्प्लॉयज़. ठीक है. जो डिसिप्लिन एम्प्लॉयज़ है उनकी तरफ अच्छे से ध्यान दो एंड हु फेल्स टू कंप्लाई इट विथ, मतलब ऐसा नहीं, मतलब ऐसा है कि एक्टिंग अप्रोप्रिएटली टू डिसिप्लिन एम्प्लॉयज़. जो एम्प्लॉयज़ डिसिप्लिन के साथ कोड ऑफ कंडक्ट को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं उनको
अच्छे से उनकी तरफ ध्यान दे, उनको एक्शन ले उनके तरफ जो फेल टू कंप्लाई विथ इट, ठीक है। उसके बाद एंगेजिंग द लीगल एडवाइजर्स, आप उसके बाद लीगल एडवाइजर्स को एंगेज कर सकते हैं टू असिस्ट इन द मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। फिर आप एक रजिस्टर मेंटेन करना जो एकदम इम्पॉर्टेंट लॉ रेगुलेशन है उसका, जिसके साथ एंटिटी को कंप्लाई करना है विद इन इट्स पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड अ रिकॉर्ड ऑफ कंप्लेंट्स, ठीक है। सारे जो भी कंप्लेंट्स है उसको भी रिकॉर्ड करने हैं एंड एक रजिस्टर मेंटेन करना है। लार्ज एंटिटीज में क्या होता है, ये जो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स रहते हैं ना, दे मे बी सप्लीमेंटेड बाय असाइनिंग अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ऑडिट कमिटी, कंप्लायंस फंक्शन, इन लोगों को ये चीज़ें असाइन कर दी जाती है, ठीक है। ये सारी जो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स है, तो ये हो गए आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट फॉर कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशंस। अब ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कंप्लायंस को प्रिवेंट, डिटेक्ट, अच्छे से फॉलो करने की, मैनेजमेंट की। अब ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा नॉन कंप्लायंस को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर उससे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो हर नॉन कंप्लायंस को डिटेक्ट कर ले कि ये जो है एंटिटी फॉलो नहीं कर रही है, डिटेक्ट, ये हर लॉ रेगुलेशन ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ऑडिटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑब्टेनिंग रीजनेबल अश्योरेंस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है टेकन एज अ होल दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, चाहे वो एरर से हो चाहे वो फ्रॉड से हो। इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो ऑडिटर है टेक्स इनटू अकाउंट द एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, क्योंकि क्या होता है कि इनहेरेंट लिमिटेशंस है ऑडिट के, ठीक है। सो एक अनअवॉइडेबल रिस्क होता है कि कुछ ना कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, चाहे भले ही आप ऑडिट कितने ही अच्छे से प्लान कर लो, परफॉर्म कर लो इन अकॉर्डेंस विथ एसएस, बट बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशंस you can't detect each and every misstatements in the financial statements, ठीक है। So in the context of laws and regulations, जो potential effects है inherent limitations के on the auditor's ability to detect the material misstatements, they are greater for such reasons, ठीक है। कैसे कैसे reasons, जैसे कि कुछ law regulations के साथ कारण, उसके नॉन कंप्लायंस के कारण कोई उनका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता फाइनेंशियल, दे डू नॉट इफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड वो एंटिटी कैप्चर भी नहीं करती है, मतलब एंटिटी के जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है ना विच आर रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दीज थिंग्स आर नॉट कैप्चर्ड बाय देम। सो सेकेंड, जो नॉन कंप्लायंसेस है वो अगर आप करते हो, मतलब जो मैनेजमेंट नॉन कंप्लायंस कर रही है, एंटिटी नॉन कंप्लायंस कर दे, मे इन्वॉल्व कंडक्ट डिजाइन टू कंसील, वो इतने अच्छे से नॉन कंप्लाई करते हैं और फिर उस चीज़ को छुपाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। फोर्जरी करते हैं, कोल्यूजन करते हैं, किसी के साथ मिली भगत करते हैं, है ना, दे डिलिबरेट फेलियर टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस। सो इन चीज़ों के कारण पॉसिबल नहीं है कि सारे मिसस्टेटमेंट, सारे नॉन कंप्लायंस ऑडिटर डिटेक्ट कर ले। फिर थर्ड, वेदर एन एक्ट कंस्टिट्यूट नॉन कंप्लायंस इज अल्टीमेटली अ मैटर फॉर लीगल डिटर्मिनेशन बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, ये हम नहीं डिटरमाइन करेंगे कि ये नॉन कंप्लायंस है, अल्टीमेटली कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये क्या नॉन कंप्लायंस है कि नहीं है। सो ये तीन चीज़ें हैं बिकॉज ऑफ विच वी मतलब द ऑडिटर कांट डिटेक्ट एवरी नॉन कंप्लायंसेस, ठीक है। अब सर अब कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा, ऐसा तो नहीं कि अब कुछ भी नहीं ऑडिटर डिटेक्ट करेगा, जो भी डिटेक्ट करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑडिटर की रहेगी। So auditor's responsibility in relation to compliance with laws and regulations, ये जो स्टैंडर्ड है ये डिस्टिंग्विश करता है टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लॉ रेगुलेशन में। कैसे, पहला तो कुछ ऐसे लॉ रेगुलेशन होते हैं जिनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि टैक्स लॉज, लेबर लॉज, ये लॉज का एकदम डायरेक्ट इफेक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो अमाउंट से पता चल जाता है ना, डिस्क्लोजर्स जो नोट टू अकाउंट्स है उसमें से पता चल जाता है, उसमें इफेक्ट हो जाती है। अगर आपने इन टैक्स और लेबर लॉज जैसे उन लॉज के साथ नॉन कंप्लायंस किया है तो डायरेक्ट इफेक्ट किस में पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो डिस्क्लोजर्स है, जो मटेरियल अमाउंट्स है उनमें पड़ेगा। तो इस डायरेक्ट इफेक्ट, जिन लॉ रेगुलेशन का डायरेक्ट इफेक्ट होता है, उस केस में ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ऑडिटर को इसमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है अबाउट द कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, ठीक। और सेकेंड लॉ रेगुलेशन ऐसा होता है कि जिसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स,
इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन इनका कंप्लायंस बहुत ज़रूरी है. दे मे बी फंडामेंटल टू ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, जैसे कि एनवायरमेंटल लॉज. ये सारे जो लॉज होते हैं, अगर आपको पेनल्टी लगी है तो इसमें से पता चल जाता है कि आपने शायद कुछ चीज़ें फॉलो नहीं की है, इन्वायरमेंट के कुछ रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए हैं, जिनका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होगा लेकिन इनडायरेक्ट इफेक्ट आपके ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में पड़ेगा. तो इस केस में ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? लिमिटेड टू अंडरटेक स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स to help to identify the non-compliance with those laws and regulations जिनका material effect होगा financial statements में. तो ये कुछ specified audit procedures perform करेगा ताकि उसको पता चल सके कि कौन से नॉन कंप्लायंस हो रहे हैं उन लॉ रेगुलेशन के साथ. ठीक है. अब ऑडिटर्स कंसिडरेशंस ऑफ कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस. ऑडिटर क्या क्या कंसिडर करेगा जब उसको पता करना है कि क्या लॉ रेगुलेशन के साथ कंप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है. सबसे पहली चीज़ तो उसको जनरल अंडरस्टैंडिंग लेनी है लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, जो कि एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल है. ऐसा तो नहीं है ना कि सारे लॉ रेगुलेशन के साथ वो देखने लग जाएगा. नहीं, जो भी एंटिटी को जो फ्रेमवर्क, जो लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है वो, और वो एंटिटी किस इंडस्ट्री में ऑपरेट हो रही है एंड जो एंटिटी वो कैसे कंप्लाई करती है उस फ्रेमवर्क के साथ, ये सारी चीज़ों की एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑडिटर पहले तो ऑब्टेन करेगा. फिर उसके बाद वो एविडेंस ऑब्टेन करेगा, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग कंप्लायंस विथ दोज लॉ रेगुलेशन जिनका डायरेक्ट इफेक्ट है. देखो, इसके बाद हमको ये दो चीज़ें देखनी है. जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, डायरेक्ट लॉ रेगुलेशन के साथ जिनका इफेक्ट है वो, और जिन लॉ रेगुलेशन के साथ इनडायरेक्ट इफेक्ट है, तो ये दोनों वही लिखा हुआ है. पहला ये कि आपको एविडेंस ऑब्टेन करना है रिगार्डिंग द कंप्लायंस विथ उन लॉ रेगुलेशन के साथ जिनका डायरेक्ट इफेक्ट है ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. उसके बाद उन लॉ रेगुलेशन के साथ ऑडिटर शेल परफॉर्म फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस विथ अदर लॉज. कौन से लॉज? अदर लॉज जिनका मटेरियल इफेक्ट हो सकता है किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. वो कैसे, कौन से स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा? मैनेजमेंट से पहले इंक्वायरी करेगा. ठीक है. उसके बाद इंस्पेक्ट करेगा करस्पॉन्डेंस इफ एनी विथ रेलेवेंट लाइसेंसिंग. कोई वो लाइसेंस उसके पास नहीं था जो उसने कुछ काम किया है, जो भी उसने कोई एनवायरमेंट पोल्यूशन किया है जो उसके पास लाइसेंस नहीं था, या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ उसके पास आई हुई थी क्या, कोई रेड पड़ी थी क्या उसके यहाँ, तो ऐसे करस्पॉन्डेंस वो इंस्पेक्ट करेगा कि क्या ऐसा कुछ हुआ था जिससे पता चल सके कि नॉन कंप्लायंस हुआ है अदर लॉज के साथ जिनका मटेरियल इफेक्ट हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर. फिर ड्यूरिंग द ऑडिट ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर एकदम अलर्ट रहेगा कि टू पॉसिबिलिटी दैट अदर ऑडिट प्रोसीजर्स मे ब्रिंग इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंसेस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंसेस. वो वही प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करेगा, अलर्ट रहेगा. फिर वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेगा कि जो नोन इंस्टेंसेस है नॉन कंप्लायंसेस के हैव बीन डिस्क्लोज टू द मैटर. ठीक है. ये 5 कंसिडरेशंस है जो ऑडिटर कंसिडर करेगा. उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन नॉन कंप्लायंस इज आइडेंटिफाइड एंड या सस्पेक्टेड. जब नॉन कंप्लायंस ऑडिटर को मिल चुकी है या फिर सस्पेक्टेड हुई है या हो सकती है ऐसी नॉन कंप्लायंसेस, तो ये दोनों केस में ऑडिटर क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा? अगर ऑडिटर बिकम्स अवेयर ऑफ द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस विथ लॉ रेगुलेशन, तो ऑडिटर सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा कि कौन सी एक्टिविटी का क्या नेचर है और कौन से सर्कमस्टांसेस में ऐसा हुआ था, नॉन कंप्लायंस हुआ था, एंड बी फर्दर इंफॉर्मेशन टू इवेल्युएट द पॉसिबल इफेक्ट. पहले तो वो सर्कमस्टांसेस ऑब्टेन इंस्पेक्ट करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, एक्टिविटी के नेचर को अंडरस्टैंड करेगा. फिर वो क्या करेगा? फर्दर इंफॉर्मेशन लेगा ताकि वो इवेल्युएट कर सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या पॉसिबल इफेक्ट आएगा उस चीज़ का. ठीक है. अगर ऑडिटर सस्पेक्ट करता है कि देयर मे बी नॉन कंप्लायंस, देन ऑडिटर शैल डिस्कस दिस मैटर विथ द मैनेजमेंट एंड TCWG. अगर ऑडिटर सस्पेक्ट करता है कि नॉन कंप्लायंस हो सकती है, तो ऑडिटर क्या करेगा? मैनेजमेंट और TCWG के साथ इस मैटर को डिस्कस करेगा. और अगर मैनेजमेंट और TCWG उस ऑडिटर को
सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती है, ठीक है, और इम्पैक्ट जो है इन्फॉर्मेशन अगर प्रोवाइड नहीं करेगी और इस चीज़ का इम्पैक्ट जो है वो मटेरियल है, तो ऑडिटर को अब लीगल एडवाइस लेनी पड़ेगी क्योंकि TCWG मैनेजमेंट तो साथ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इफ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस कांट बी ऑब्टेन नहीं हो पा रही है, तो अब ऑडिटर इवेल्युएट करेगा कि अब मेरे को तो ओपिनियन डिस्क्लेमर देना है कि क्वालिफाइड ओपिनियन देना है कि क्या ओपिनियन देना है। ऑडिटर शैल इवेल्युएट इफेक्ट ऑफ लैक ऑफ evidence, sufficient appropriate audit evidence on the auditor's opinion, and then auditor shall evaluate the implications of non-compliance in relation to other aspects of audit. ऑडिटर क्या करेगा, वो इवेल्युएट करेगा नॉन कंप्लायंस के इम्प्लीकेशंस को बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट में, जैसे कि ऑडिटर जब रिस्क असेसमेंट करता है उसके बाद क्या मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में रिलायबिलिटी रखनी चाहिए, उसकी रिलायबिलिटी में क्या इफेक्ट पड़ा है, एंड देन वो अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑडिटर कब ऑडिट प्रोसीजर्स कब परफॉर्म करेगा, जब नॉन कंप्लायंस मिल चुकी है या फिर नॉन कंप्लायंस हो सकती है सस्पेक्टेड, ठीक, ये हो गया। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस ऐसे इज रिपोर्ट ऑफ द आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंसेस। सबसे पहले अगर रिपोर्टिंग नॉन कंप्लायंस टू TCWG, इसमें क्या हो रहा है कि अगर नॉन कंप्लायंस इज इंटेंशनल एंड मटेरियल, नॉन कंप्लायंस मटेरियल है और नॉन कंप्लायंस इंटेंशनल है, तो आपको TCWG के साथ कम्युनिकेट करना है जितना जल्दी हो सके उतना। फिर ऑडिटर को ऐसा पता चलता है कि जो मैनेजमेंट और TCWG ना वो दोनों ही इन्वॉल्व है इस नॉन कंप्लायंस में, तो उनसे जो नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी है एंटिटी में, आप उनको जाके कम्युनिकेट करो, जैसे कि ऑडिट कमिटी, सुपरवाइजरी बोर्ड, इन लोगों को। बट अगर कोई भी हायर अथॉरिटी नहीं एग्जिस्ट करती है तो ऑडिटर जो है वो क्या करेगा, लीगल एडवाइस देगा। बिलीव कम्युनिकेशन मे नॉट बी एक्टेड अपॉन, अब आपको लीगल एडवाइस लेनी पड़ेगी, ठीक, ये हो गया। उसके बाद रिपोर्टिंग नॉन कंप्लायंस इन द ऑडिट रिपोर्ट ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट में कैसी क्या रिपोर्टिंग करेंगे, अगर ऑडिटर को लगता है कि जो नॉन कंप्लायंस है उसका मटेरियल इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और नॉट बीन एडिक्वेटली रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ऑडिटर जो है वो एक्सप्रेस करेगा क्वालिफाइड और एडवर्स ऑफ एन ओपिनियन। अगर ऑडिट सेकेंड केस है कि अगर ऑडिटर को प्रिक्लूड किया गया मैनेजमेंट और TCWG ने फ्रॉम ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो ऑडिटर क्या करेगा, वो क्वालिफाइड और डिस्क्लोजर ऑफ एन ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। देखो यहाँ पे जब मटेरियल इफेक्ट है मतलब आपको एविडेंस मिल चुका है, तो जब एविडेंस मिल चुका होता है बट जो इफेक्ट है वो मटेरियल होता है, तो या तो आप क्वालिफाइड या तो आप एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। उसके बाद अगर सर आपको एविडेंस ही नहीं मिला है तो उस केस में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो क्वालिफाइड या तो डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। अब ऑडिटर इज अनेबल टू डिटरमाइन whether non-compliance has occurred because of limitations imposed by the circumstances, मतलब इसमें मैनेजमेंट और TCWG ने कोई उनको प्रेक्लूड नहीं किया है, बल्कि सर्कमस्टांसेस ही ऐसे जिसके कारण आपको एविडेंस नहीं मिल रहा है ऑडिटर को, तो ऑडिटर जो है वो इवेल्युएट करेगा कि अब मुझे किस टाइप का ओपिनियन देना है, उसका इफेक्ट, ठीक। अब लास्ट रिपोर्टिंग नॉन कंप्लायंस टू रेगुलेटरी एंड इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज। अब हमको इन रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ को क्या रिपोर्टिंग करनी है, अगर ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया है मतलब ऑडिटर ने या तो आइडेंटिफाइड नॉन कंप्लायंस या तो सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस को आइडेंटिफाई किया है विथ लॉज एंड रेगुलेशंस, ऑडिटर से डिटरमाइन क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या रिपोर्ट करने की, इस आइडेंटिफाइड या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस को रिपोर्ट करने की टू द पार्टीज आउटसाइड द एंटिटी। तो बस ऐसे 250 डन, and now we will move forward to essay 260 and इसके बाद इसके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे कि मैं अपलोड कर दूं, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम भी है नवंबर 24 में, अटेम्प्ट में 2 पेपर दे रहे हैं मुझे भी, सो आई विल ट्राई टू मैनेज, इफ पॉसिबल आई विल डेफिनेटली अपलोड ऑल द क्वेश्चंस एंड MCQ सीरीज ऑल्सो, एंड टिल देन आप लोगों को अगर ये रिवीजन सीरीज़ हेल्प कर रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना, और नोट्स चाहिए आपको नोट्स ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। सो कीप रिवाइजिंग,
मिलते हैं नेक्स्ट रिविजन वीडियो पे। टिल देन आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए एंड यस ऑल द बेस्ट, थैंक यू।